हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना 10th का सिलेबस, जो कि जिसमें हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, ठीक है, और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। ठीक है, तो इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर दूध को आप रूम टेम्परेचर पे गर्मियों के मौसम में रखते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि अगर आप आयरन वाले तवा को जिस पे आप रोटी बनाते हैं उसको ऐसे एटमॉस्फेयर में रख दो जहाँ पे नमी है, ठीक है, ह्यूमिड है, नमी वाला एटमॉस्फेयर है, तो उस आयरन के तवे के साथ क्या होगा। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है कि रॉ फूड, कच्चा फूड और जो कुक्ड फूड है उनमें क्या डिफरेंस है। ठीक, तो एनसीईआरटी में ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में। इन क्वेश्चंस को पूछने के पीछे की वजह क्या है वो देखते हैं कि इन सभी क्वेश्चंस में हम देख पा रहे हैं कि प्रोडक्ट जो हमारा इनिशियल सब्सटेंस है उसकी आइडेंटिटी कंप्लीटली क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। फॉर एग्जांपल अगर आप मिल्क को रूम टेम्परेचर पे गर्मियों में रखोगे तो वो क्या हो जाता है, फट जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड है कि अगर आप तवा को, जो आयरन का तवा है, उसे आप ह्यूमिड वाले एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो क्या होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगी। ठीक है, थर्ड में रॉ फूड और कुक्ड फूड का कंपैरिजन है। तो रॉ फूड कंप्लीटली डिफरेंट होता है नेचर वाइज किससे, कुक्ड फूड से। ठीक है, पके हुए खाने से कंप्लीटली डिफरेंट होता है कच्चा खाना। ठीक, तो इन सभी जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, जो हमारे पास रिएक्शंस हैं, उनमें क्या हो रहा है, इनिशियल सब्सटेंस की आइडेंटिटी क्या हो जा रही है, कंप्लीटली चेंज हो जा रही है। एक दूध और एक फटा हुआ दूध, ठीक है, जो कि कर्ड बन चुका है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों की आइडेंटिटी बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक, तो इन सभी जो हमारे पास एग्जांपल्स है उनके थ्रू जो है एनसीईआरटी जो हमारी बुक है वो हमें बताना चाह रही है कि जब भी किसी सब्सटेंस की आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज हो जाए, क्या बिल्कुल डिफरेंट हो दोनों एक दूसरे से, तो हम कहेंगे कि ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। ठीक है, लेकिन फिर भी बुक में केमिकल चेंज के लिए हमारे पास हमें समझाने के लिए कि हम कैसे देख के बता पाए कि कोई भी केमिकल चेंज हो रहा है या होगा या हो चुका है, वो कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो उसके लिए एनसीईआरटी में हमारे पास 3 एक्टिविटी है, तो वन बाय वन हम ईच एंड एवरी एक्टिविटी को समझेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन जो है वो निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहली एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 में हमें क्या लेना है, सबसे पहले हमें लेनी है मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को हमें क्या करना है, क्लीन करना है ऊपर से सैंड पेपर से। ठीक है ना, ऊपर की लेयर हटानी है उसकी, क्योंकि मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ी होती है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है मैग्नीशियम रिबन, उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है। वो लेयर जो है उसको जलने में क्या करती है, रुकावट पैदा करती है, इसलिए हमें सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन की उस लेयर को, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाना होता है। तो हम सैंड पेपर की हेल्प से उसे रब करेंगे और लेयर हटाएंगे ताकि जो हमारा रिबन है वो आसानी से जल सके। ठीक है, तो हम जब मैग्नीशियम रिबन को बर्नर की हेल्प से जलाते हैं तो वो वाइट फ्लेम के साथ जलता है और जलने के बाद हमें जो उसकी राख है वो भी वाइट मिलती है, जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है हमें। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी, रिएक्शन करके क्या बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, तो जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो हमारा मैग्नीशियम जो था वो किस में चेंज हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। ठीक है, तो रिएक्शन का क्या नाम है, बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वॉच ग्लास। ठीक, तो ये वॉच ग्लास में हम कलेक्ट कर लेंगे इस राख को। तो इस एक्टिविटी के थ्रू जो है हमें केमिकल रिएक्शन दिखाई गई है कि जो मैग्नीशियम था वो कंप्लीटली चेंज हो गया उसका नेचर, अब वो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये हमारी एक्टिविटी 1.1 थी। अब हम एक्टिविटी 1.2 देखते हैं।
तो एक्टिविटी 1.2 में हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो हमने सबसे पहले एक्टिविटी 1.2 में क्या लिया, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया है, लेड नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन और पोटेशियम आयोडाइड का एक सॉल्यूशन लिया है। ये दो सॉल्यूशन को हम मिक्स करते हैं। इन दो सॉल्यूशन को मिक्स करने पे हमारे पास क्या बन के आता है, जो लेड है वो आयोडीन से रिएक्शन करके लेड आयोडाइड बनाता है और जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रेट है, वो पोटेशियम से रिएक्ट करके पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशंस थे, उनको हमने ऐड किया, हमें लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिला। ठीक है, तो ये जो लेड आयोडाइड है वो क्या है, किस कलर का होता है, ये होता है येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होता है। ये हमारे पास येलो प्रेसिपिटेट है। ठीक है, और ये इनसॉल्युबल है किसमें, वाटर में। ठीक है, तो ये दोनों सॉल्युबल थे वाटर में, लेकिन इन दोनों को मिलाने से जो हमारे पास लेड आयोडाइड आया है, प्रेसिपिटेट आया है येलो कलर का, वो इनसॉल्युबल है वाटर में। ठीक है ना, तो ये इस एक्टिविटी के थ्रू जो है हमें क्या पता चलता है कि जब भी दो सॉल्युबल सॉल्यूशन, जो सॉल्युबल सॉल्यूशन which is soluble in water, when we add both of them we get yellow precipitate in solid form. ठीक है, which is insoluble in water. ठीक है, ये पानी में soluble नहीं है, लेकिन ये दोनों थे, तो इसका स्टेट चेंज हो गया। ठीक है, लिक्विड से किस स्टेट में चेंज हो रहा है, न्यू सब्सटेंस बन रहा है, वो सॉलिड में है। ठीक है, तो ये कैसा है हमारे पास। बात करते हैं एक्टिविटी 1.3 की। इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, तो हमें लेना है सबसे पहले कॉनिकल फ्लास्क, जिसके अंदर ऊपर हमें कॉर्क लगा देनी है रबड़ की, फिर हमें ग्लास ट्यूब इस कॉर्क के अंदर से होकर गुजारनी है, और हमने इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर क्या लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो हम इसमें एसिड लेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डालेंगे, जिंक मेटल के कुछ टुकड़े डालेंगे, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो है वो निकलती है। इस ग्लास ट्यूब के थ्रू हमारी कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये कौन सी रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऑन जिंक। तो एसिड के साथ जो हमारे जिंक के टुकड़े हैं वो रिएक्शन करके कौन सी गैस निकालते हैं, हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हैं इस एक्टिविटी में। ठीक है, तो इन तीनों एक्टिविटी के थ्रू जो है हम कुछ ऑब्जर्वेशन जो है, कुछ रिजल्ट निकालेंगे, और इन रिजल्ट से हम पहचानेंगे कि कैसे हम बता सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, तो तीनों एक्टिविटी करने के बाद हमने जो ऑब्जर्वेशन की उसके बेसिस पे हमने ये रिजल्ट निकाले हैं कि कैसे हम किसी रिएक्शन को देख के पहचान सकते हैं कि जो हमारी रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, चेंज इन स्टेट। अगर जो है हमारा जो सब्सटेंस है उसकी स्टेट में चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमने एक्टिविटी 1.2 में क्या किया था कि दो सॉल्यूशन लिए थे, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। उन दोनों को जब हमने मिक्स किया था तो हमारे पास क्या बना था, लेड आयोडाइड, जो कि एक प्रेसिपिटेट था सॉलिड फॉर्म में। तो दोनों लिक्विड थे, लेकिन हमें सॉलिड फॉर्म में एक प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो जिससे हमने क्या बनाया कि क्या पता चला कि ये कैसी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन थी वो, और उसमें स्टेट में भी चेंज हुआ था। ठीक है, तो जब चेंज इन स्टेट हो तो भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हो सकती है। ठीक है ना, चेंज इन कलर में चेंज है, जैसा हमारा प्रेसिपिटेट येलो कलर का था, तो चेंज इन कलर भी क्या शो करती है, क्या साइन है, केमिकल रिएक्शन का। गैस इज फॉर्म, जब गैस फॉर्म हो रही है, ठीक है ना, जैसे कि हमारी हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई थी जब हमने जिंक के टुकड़ों को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला था। ठीक है, तो जब गैस फॉर्म हो रही हो तब भी हमारा कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। और लास्ट चेंज इन टेम्परेचर, जब हमने जिंक के टुकड़ों को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला था तो टेम्परेचर जो है राइज हो गया था, बढ़ गया था, तो टेम्परेचर चेंज हुआ था, जिसकी वजह से क्या है, वो भी हमारी रिएक्शन कैसी थी, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो अगर ये चारों चेंजेस, इनमें ये चारों चेंजेस अगर हमें किसी भी रिएक्शन में दिख रहे हैं तो हम किस जो रिजल्ट पाएंगे कि वो रिएक्शन कैसी है, केमिकल रिएक्शन। ठीक है,
ओके